हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विद अतुल सर। आज हमारी पॉलिटी में गवर्नमेंट नाम का जो टॉपिक है उसे पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो, अभी तक हमने पॉलिटी में क्या क्या पढ़ दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्ट्स, शेड्यूल्स, प्रियम्बल, सोर्सेज, रीऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक पढ़ दिए। उसके बाद ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, पार्ट 1 आर्टिकल 1 से शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल नहीं है ट्रेंड में, क्वेश्चन में, उसके लिए एक नया टॉपिक होता है गवर्नमेंट का टॉपिक। ठीक है, कि भारत में कैसी सरकार है, कैसी सरकार नहीं है। भारत के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है, भारतीय संविधान है, उसकी विशेषताएं कैसी कैसी हैं, उसके फेडरल फीचर्स कैसे हैं, उसके यूनिटरी फीचर्स कैसे हैं, यानी कि संघात्मक विशेषताएं कौन सी होती है, एकात्मक विशेषताएं कौन सी होती हैं। अब ये विशेषताएं तो तब समझ में आएंगी जब हमें यूनिटरी और फेडरल का मतलब पता हो, यानी कि संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, अर्ध संघात्मक क्या होता है, क्वासी फेडरल क्या होता है। ये सारी चीज़ें पता होंगी तो ही तो हम उस फीचर्स में से ऑप्शन है वो अलग कर पाएंगे। तो देखो, जनरली ये कोई टॉपिक नहीं होता गवर्नमेंट वाला, लेकिन इसे फिर भी आजकल यहाँ से ट्रेंड में सवाल आ रहे हैं तो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से फिर हमारे लगातार आर्टिकल 1 से पूरी सीरीज शुरू हो जाएगी। तो आर्टिकल 1 शुरू करने से पहले हमारा एक ये लास्ट टॉपिक बचता है जहाँ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फीचर्स हैं वो देखेंगे। हमारे भारत में कैसी कैसी सरकार है, दूसरे देशों में कैसी सरकार है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है कि गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार। ठीक है भाई, एक सरकार है। अब सरकार में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आप किसी देश को चला रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से, वहां पर लोकतंत्र है, तो इसका मतलब वहां पर जुडिशरी भी है, वहां पर लेजिस्लेचर भी है और वहां पर एग्जीक्यूटिव भी है। ठीक है, इस सरकार को हमारे देश में जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, सरकार चलाने का जो संसदीय सरकार है हमारे यहाँ पर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हो रखी है, हमने ये लिया कहाँ से। तो सोर्सेज में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है, जो संसदीय सरकार है, ये हमने कौन से देश से ली है, ब्रिटेन से। तो सबसे पहले ब्रिटेन से ही समझते हैं कि ब्रिटेन में वहां पर चीजें कैसी हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट, देखो ये आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, और ये क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, न्यायपालिका, जुडिशरी। ठीक है, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में लिख देती हूँ मैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर तो जुडिशरी बिल्कुल अलग होती है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग है, जहाँ पर जो हमारे सीजे अपॉइंट किए जाते हैं उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में भी 2 हाउस होते हैं। ब्रिटेन में बायकैमरल सिस्टम है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है। बायकैमरल सिस्टम का मतलब होता है द्विसदनीय व्यवस्था। जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा 2 हाउस होते हैं सेंटर में, ऐसे ही स्टेट में, राज्य में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। तो ये चीजें, ये जो बायकैमरल वाला प्रोविजन है हमारा, प्रावधान है, ये भी हमने कहाँ से लिया है बच्चों, ब्रिटेन से लिया है। क्यों, क्योंकि देखो खुद ब्रिटेन में कितने हाउस हैं, 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन इनके यहाँ जो जुडिशरी से में जो जज बैठा करते हैं वो कहाँ से आ जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मान लो कि कल को हम बोल दें कि लोकसभा और राज्यसभा है, और राज्यसभा में से ही अब से हम क्या कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज ले लेंगे। तो ठीक ऐसी ही व्यवस्था कहाँ पर हो रखी है, ब्रिटेन में। हम ब्रिटेन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ब्रिटेन से रिलेट करता है। क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटेन में है, और भारत में बायकैमरल सिस्टम है, और भारत ने ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ही ले रखी है। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत बस ब्रिटेन का देखना है कि ब्रिटेन में क्या सिस्टम है। तो ब्रिटेन में बायकैमरल सिस्टम है, द्विसदन, 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। इनके यहाँ जो जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, उनके जो जज होते हैं बच्चों कहाँ से होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड से। ठीक है, ये कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम ये सारी चीजें, ब्रिटेन में। ठीक ऐसे ही यूएसए में देखना है, यूएसए में तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। वहाँ का लेजिस्लेचर अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होती है और जुडिशरी अलग होती है। जबकि हमारे भारत में देखेंगे तो पूरा पिक्चर से समझेंगे कि हमारे भारत में कैसी कैसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो
देखो इधर यूएसए में सीधा क्या याद रखना है, तीनों चीजें अलग है, विधायिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कि व्यवस्थापिका, और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। क्या होती है लेजिस्लेटिव? विधायिका यानी कि जो कानून बनाती है, विधि का निर्माण करती है, लॉ मेकिंग का काम करती है। किसका काम करती है बच्चों? लॉ मेकिंग का, कानून बनाने का काम करती है, वही क्या कहलाती है? लेजिस्लेटिव, विधायिका। जो उस कानून को आगे फॉलो करवाती है, पूरी व्यवस्था को देखती है, वो क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? व्यवस्थापिका। इन दोनों के काम पर पूरी की पूरी निगरानी करने का काम कौन करती है? न्यायपालिका, जुडिशरी। तो अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब वहां पर ये तीनों चीजें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों चीजें होंगी। और यूएसए में जब हम ये देखते हैं तो देखो तीनों सर्कल अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो यूएसए में जब हम ये देखते हैं तो तीनों चीजें क्या है? सेपरेट सेपरेट है। जबकि हमने देखा ब्रिटेन में जो जुडिशरी है वो कहाँ से हो रखी है? उनकी पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड से ही है। ठीक ऐसे ही हमारे भारत में क्या है? तो हमारे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको दो गोले नजर आ रहे हैं भाई। पहला गोला हो गया एग्जीक्यूटिव, ठीक है, नहीं तो जैसे यहां समझो एक बार, एक छोटा गोला हो गया, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया? एग्जीक्यूटिव यानी कि व्यवस्थापिका। ठीक इसके बाहर क्या होती है बच्चों? लेजिस्लेचर होती है यानी कि विधायिका। यानी कि ये वाली चीज क्या है? विधायिका। और ये क्या है? व्यवस्थापिका, ठीक है। यानी कि हमारे भारत में अगर हम देखें तो एक गोले के अंदर ही दूसरा गोला है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या है? दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दोनों मिलजुल के क्या करेंगी? काम करेंगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है, एक घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। जबकि जुडिशरी का गोला बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है उनकी अपॉइंटमेंट में सरकार का कोई मतलब नहीं है। पूरा का पूरा जो कॉलेजियम है वो डिसाइड करता है कि अगला जज कौन बनेगा। तो देखो इन्हीं गोलों से हमें समझना है कि भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। लेकिन एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव के बाद ही देखो ये एक और बाहर का गोला नजर आ रहा है। इसी एग्जीक्यूटिव के बाहर बच्चों क्या है? लेजिस्लेटिव है, ठीक है। यानी कि अंदर व्यवस्थापिका है और बाहर विधायिका है। दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, दोनों मिलजुल कर काम करती हैं। तो हमारे भारत में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कैसा रिलेशन है? क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। तो देखो ब्रिटेन में जो जुडिशरी है वो उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही ले रखी है, वहीं से हाउस ऑफ लॉर्ड से हो रखे हैं। यूएसए में सारी चीज़ें अलग अलग है, जबकि हमारे भारत में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका और एग्जीक्यूटिव क्या है? एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करती है। अब इसके आगे देखते हैं है कैसी? ड्यूअल है यानी कि दोहरी। हम बोल सकते हैं हमारे यहाँ पर दोहरी व्यवस्थापिका है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, और हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव भी क्या है? दोहरी विधायिका है, दोहरी विधायिका। देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है। अगर भारत में ऐसा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स है? क्या भारत में यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? बिल्कुल है, बिल्कुल अलग गोला है, इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्या भारत में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो साथ मिलकर काम करती है? बिल्कुल करती है, क्लोज रिलेशनशिप है, एक के अंदर एक चीज़ है। एग्जीक्यूटिव अंदर है, लेजिस्लेचर बाहर काम कर रही है। एग्जीक्यूटिव उस चीज़ को पूरा फॉलो करती है और लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉ मेकिंग का काम करती है। क्या हमारे भारत में डुअल लेजिस्लेचर है? दोहरी विधायिका है तो है बिल्कुल। क्या हमारे भारत में डुअल एग्जीक्यूटिव है? दोहरी कार्यपालिका है तो बिल्कुल है। क्या मतलब होता है इसका? देखो कि भाई मैंने आपको बोला कि ये भी है और ये भी हमारे भारत में डुअल एग्जीक्यूटिव और डुअल लेजिस्लेटिव, दोहरी विधायिका, ठीक है। तो देखो पहले ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का मतलब समझो। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? हमारे देश में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है, दोनों मिलके क्या करते हैं? सरकार चलाते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? हमारे देश में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है, ठीक है। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं बच्चों? सरकार चला रहे हैं।
जबकि प्रेसिडेंट को अगर हम देखते हैं तो वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है, नॉमिनल हेड होता है। जबकि प्रधानमंत्री को देखते हैं तो प्रधानमंत्री क्या होता है, रियल हेड होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। तो इसका मतलब एक ही सरकार को कितने लोग चला रहे हैं, 2 लोग, प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी। इसी चीज को क्या बोला जाता है, डुअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका, जहां पर राष्ट्रपति भी सरकार चलाने का काम करेगा और प्रधानमंत्री भी। भले ही राष्ट्रपति नाम मात्र का हो, नॉमिनल हेड हो, और प्रधानमंत्री क्या है, रियल हेड। सारी रियल पावर्स होती किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, ठीक है, ये याद रखना। अगर ये इस तरह से हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैं बोलूं हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। हेड ऑफ द नेशन यानी कि हमारे देश में सारे काम है वो किसके नाम से हो रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम से हो रहे हैं। जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख, सरकार कौन चला रहा है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। तो याद रखना हेड ऑफ द नेशन कौन है हमारे देश में, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। यानी एक ही सरकार को कितने लोग चला रहे हैं, 2। तो इसका मतलब भारत में क्या है, डुअल एग्जीक्यूटिव है, दोहरी कार्यपालिका है। बिल्कुल सही है ये। इस तरह के ऑप्शन आते हैं आजकल पेपर में, ठीक है, कि चीजों को थोड़ा सा घुमा दिया है। डुअल लेजिस्लेचर, दोहरी विधायिका का मतलब क्या होता है, देखो विधायिका जो कानून बनाती है, तो हमारे यहाँ पर बायकैमरल सिस्टम है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। ये चीज हम कहाँ देखते हैं, सेंटर में। सेम ऐसे ही स्टेट में बच्चों क्या होती है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, वो दोनों भी मिलकर क्या करती है, कानून बनाती है। हालांकि कुछ ही राज्यों में दोनों हाउस है, लेकिन है तो सही, तो यही क्या है, डुअल लेजिस्लेटिव है, जो हम सेंटर में भी देखते हैं और स्टेट में भी देखते हैं, ठीक है। भाई हमारे यहाँ पर क्या क्या है, राज्यसभा भी है, ठीक है, और लोकसभा भी है। तो ये चीज हम कहाँ देखते हैं, सेंटर में देखते हैं। ऐसे ही स्टेट में भी भाई एमएलए और एमएलसी आते हैं विधानसभा और विधान परिषद से, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो ये क्या चीज है, दोहरी विधायिका, ड्यूअल लेजिस्लेटिव। तो भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। अलग से हाईकोर्ट इस तरह से नहीं कि हाईकोर्ट अपना काम करेगा, हाईकोर्ट की सारी चीजें किसके अंडर में रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहेंगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी हाँ शामिल होती है, ठीक है। तो भारत में इंडिपेंडेंस जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एकीकृत न्यायपालिका है, बिल्कुल है। ड्यूअल लेजिस्लेचर है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, तो वो भी है। तो इस चीजों का मतलब समझ में आया कि क्या चीज है ये, ठीक है। अब इनसे सवाल कैसे कैसे बनेंगे वो हम हमारी PYQ सीरीज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी साथ में चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और किसी भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हो टॉपिक से, तो वो हम टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 79 क्वेश्चन की वीडियोस आ चुकी है, वो आप जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में। ऐसे ही उसके बाद पार्ट्स, शेड्यूल्स, प्रियम्बल, सोर्सेस, सभी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे कि अगर आपने वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ना तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ये चीज पूरी की पूरी समझ में आई। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव क्या होती है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दोनों नाम याद कर देने, एक ही सरकार को 2 लोग चला रहे हैं, ठीक है। ड्यूअल लेजिस्लेटिव सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। सेंटर में कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं बायकैमरल सिस्टम। और बच्चों बायकैमरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था और द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत ने दोनों की दोनों कहाँ से ले रखी है, ब्रिटेन से ले रखी है, ठीक है। ये याद रखना, ये सोर्सेज में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीजें। उसके बाद देखो अगली बात, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहीं पर जो मैंने आपको अभी समझाया है कि डुअल लेजिस्लेचर, दोहरी विधायिका कहाँ का है, संसद में भी है और राज्य विधायिका में भी है। संसद में बच्चों कौन कौन काम कर रही है, पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन काम कर रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और असेंबली, ठीक है, और असेंबली। यानी कि क्या बोल सकते हैं इसे हम, विधान परिषद और विधान सभा, विधान सभा, ठीक है।
ये याद रखना। विधानसभा और विधान परिषद दोहरी कार्यपालिका, डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? तो जहां पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है। भले ही प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, लेकिन हेड ऑफ द नेशन तो है भाई, देश का प्रमुख तो है। ऐसे ही प्रधानमंत्री रियल हेड है। सारी वास्तविक शक्तियां होती किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद दोनों मिलकर क्या चलाते हैं? पूरी की पूरी सरकार को चलाते हैं। ठीक है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है भाई? अगर मैं आपको बोलूं कि सरकार का प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री है। याद रखना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र का प्रमुख है, हेड ऑफ द नेशन है, हेड ऑफ द नेशन। हमारे भारत में ये चीज है, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। वहां पर हेड ऑफ द नेशन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख एक ही व्यक्ति, यानी कि राष्ट्रपति। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यूएसए में क्या है? सिंगल एग्जीक्यूटिव है, एकल कार्यपालिका है, तो हाँ है वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या इंडियन गवर्नमेंट के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो एक एक शब्द मैं आपको पूरा क्लियर कर रही हूँ किस चीज़ का मतलब क्या होता है। इसके बाद फिर हम आगे आर्टिकल शुरू करेंगे कि जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हमें ये समझने की जरूरत नहीं होगी कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड कैसे हो गया। भाई राष्ट्रपति के नाम से देश चल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियों का यूज करता किसके थ्रू है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बात क्लियर आर्टिकल 53(1) में लिखी हुई है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स का हेड कौन होता है? सारी कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन प्रेसिडेंट इन पावर का यूज किसके थ्रू करेगा? किसके माध्यम से करेगा? तो प्रधानमंत्री प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के साथ। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, आर्टिकल 53(1) याद रखना। देखो 53 में ना दो बातें हैं, तो 53(1) और 2। 53(1) में क्लियर ये चीजें लिखी हुई है कि सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होती है बच्चों? राष्ट्रपति के पास होती है। तो हमारे देश में डुअल लेजिस्लेचर है, हमारे देश में इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी है, हमारे देश में डुअल एग्जीक्यूटिव है। तो पहली बात तो इन शब्दों का मतलब समझ में आया कि होते क्या है ये शब्द, क्योंकि ऑप्शन में हमें ABCD इस तरह के मिलेंगे। ये कौन सा एक फीचर्स है? वो इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है। उसके बाद हम आगे देखेंगे यूनिटी फीचर्स और फेडरल फीचर्स। पहले तो हमें सरकार का मतलब समझ में आना चाहिए कि सरकार क्या होती है। ठीक है, देखो उसके बाद आगे हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो एक लोकतंत्र में अगर किसी देश में एक बहुत अच्छा लोकतंत्र है तो इसका मतलब वहां पर 3 अंग काम कर रहे हैं, 3 ऑर्गन। कौन कौन से? लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव व्यवस्थापिका और जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन है? सेंटर में कौन है बच्चों? पार्लियामेंट। और स्टेट में कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका। ठीक ऐसे ही एग्जीक्यूटिव में कौन कौन काम करती है? पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। हालांकि इन दोनों में भी कंपेयर करें तो ब्यूरोक्रेसी परमानेंट होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है? टेम्परेरी होती है। जुडिशरी में देखें तो कौन कौन हमारे देश में काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो लोकतंत्र के अगर हम अंग देखें तो कितने अंग होते हैं? 3। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये जो डेमोक्रेसी होती है ये भी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, जहां पर जनता सीधा अपना हेड ऑफ द नेशन चुन रही है। ठीक है, सीधा अपने राष्ट्रपति का चुनाव करिए। अगर किसी देश में हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट है, अगर सीधा उसका इलेक्शन हो रहा है तो ऐसे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जबकि भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो होता है, लेकिन वहां पर जो जनता है वो सीधा वोट नहीं डालती है। ठीक है, स्टेट के जो लोग हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनके जो इलेक्टेड MP और MLA होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन तो है हमारे देश में, लेकिन जनता पार्टिसिपेट नहीं करी है। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये भी क्या हो गया? एक फीचर हो गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, तो देखो ये चीज समझ में आई। डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें, 3 चीजों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके देश में तीनों चीजें बिल्कुल सही से काम कर रही है, इसका मतलब हमारे देश में क्या है? बहुत अच्छा लोकतंत्र है। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां पर जनता खुद क्या करती है बच्चों? अपनी सरकार चुनती है।
और ये बात क्लियर हमारी कहाँ लिखी हुई है, प्रेम्बल में लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे ही देखो अब पार्लियामेंट किन 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। देखो पार्लियामेंट की बात, तो पार्लियामेंट के भी बच्चों 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन नोट करके एक बात याद रखनी है हमें कि प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। लेकिन बिना प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट पूरी भी नहीं होगी, क्योंकि जब तक बिल पर यानी कि विधेयक पर साइन नहीं होगा प्रेसिडेंट का, इतने वो बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि इतने वो विधेयक एक कानून यानी कि एक अधिनियम नहीं बन सकता है। तो एक पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। हाउस कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब भारत में कैसा सिस्टम है? बाय कैमरल सिस्टम है, द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय सरकार, जो संसदीय व्यवस्था है, और बाय कैमरल सिस्टम, ये दोनों हमने कौन से देश से ले रखी है बच्चों? ब्रिटेन से। तो देखो इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में जो सरकार चलती है बच्चों वो कहाँ से चलती है? राज्यसभा और लोकसभा। और इस सरकार का प्रमुख कौन होता है? यहाँ से प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, कहीं से भी हो सकते हैं। हमारे देश में ऐसे 4 प्रधानमंत्री बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो कहाँ से हैं? राज्यसभा से। ठीक है, ऐसे ही इस पूरे के पूरे देश का प्रमुख कौन है भाई? इस सरकार का भले ही नॉमिनल हेड है लेकिन है तो वो प्रेसिडेंट। तो देखो हमारे देश में कैसा सिस्टम है बच्चों? सीधा पार्लियामेंट्री फॉर्म है। कि भारत में कैसी सरकार है? तो भारत में संसदीय सरकार है। कैसे? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा और लोकसभा में एमपी बैठे हुए हैं, वो सरकार को क्या कर रहे हैं? पूरा चला रहे हैं। प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? कानून का निर्माण कर रहा है वहां पर अपने जनता के लिए, अपने देश के लिए। तो ये तीनों पार्ट किसका है? पार्लियामेंट का। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होती है, समझ में आई? उसके बाद देखो, वेयर एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, कैसे? जैसे हमने 2 गोले बनाए थे, अंदर तो क्या हो गया बच्चों? एग्जीक्यूटिव हो गया, और बाहर क्या हो गया? लेजिस्लेचर हो गया। यानी कि दोनों क्या करते हैं? मिलजुल के काम कर रहे हैं, व्यवस्थापिका और विधायिका। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको कि भाई व्यवस्थापिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल है, दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। बिल्कुल है, दोनों के साथ बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद देखो इस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि भारत में कैबिनेट सिस्टम चलता है? बिल्कुल चलता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, क्या भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या भारत में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो दोनों मिलजुल के काम करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं, ये बात तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये वाली चीज। ठीक है, भारत में नॉमिनल हेड कौन रहेगा? हमेशा प्रेसिडेंट। और भारत में रियल हेड हमेशा कौन सा रहेगा? सरकार चलाने वाला प्रमुख कौन रहेगा? हमेशा प्रधानमंत्री। अब देखो सरकार हम नहीं चला रहे, हम सरकार को क्या करते हैं? बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, प्रतिनिधि सरकार है? तो बिल्कुल है। ठीक है, इस तरह के देखो ऑप्शन आते हैं कि भारत में क्या क्या चीज है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, ड्यूअल लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, कैबिनेट सिस्टम है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में, यानी कि जो हमारी व्यवस्थापिका है उनके बीच में क्या है बच्चों? एक घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना यहाँ से। तो भारत में हम बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी है, यानी कि प्रतिनिधात्मक सरकार भी है। क्यों? क्योंकि हम सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, हम खुद नहीं जा रहे। तो एक एक शब्द है, वहां तो हमें ऑप्शन मिलेगा, हमसे मीनिंग नहीं पूछा जाता पेपर में, लेकिन मीनिंग पता होगा तभी तो वहां पर ऑप्शन से ही करके आएंगे कि किस शब्द का मतलब क्या होता है। तो याद रखना आपसे, भारत में कैसी है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। कैसे है? एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सीधा सीधा लेजिस्लेचर के लिए। और इसी सिस्टम को हम किस नाम से जान सकते हैं? कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, देखो उसके बाद
डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कितनी तरह की होती है बच्चों? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहाँ? जहां पर जनता सीधा क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि यूएसए। हमारे देश में क्या होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो होता है, यानी कि हेड ऑफ द नेशन। भाई हेड ऑफ द नेशन होना चाहिए, ठीक है। हेड ऑफ द नेशन को हमारे यहाँ पर जनता द्वारा नहीं चुना जाता, जनता अपने एमपी और एमएलए को भेजती है, फिर हमारे यहाँ हेड ऑफ द नेशन चुना जाता है। तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव किया जाता है, इसलिए कैसी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया। जबकि एक डेमोक्रेसी में कितनी चीजें होती हैं? तीन, लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव व्यवस्थापिका और जुडिशरी न्यायपालिका। तीनों अगर किसी देश में है तो इसका मतलब वो क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। दोनों में से देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है? अमेरिका, और उसका एग्जाम्पल हमें क्या याद रखना है? हमारा भारत, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है? यानी कि सीधा सीधा मंत्री परिषद, ठीक है। देखो दो शब्द होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद, और एक और शब्द होता है कैबिनेट, हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडल। दोनों में फर्क होता है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट। तो अगर सीधा पूछा जाए कि कितने तरह के मंत्री होते हैं, तो तीन तरह के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो सबसे बड़े दर्जे के मंत्री होते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, और तीसरे कौन से हो गए? जो छोटे वाले मंत्री होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। अब स्टेट मिनिस्टर्स भी बच्चों दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो वो जो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट चार्ज करते हैं, और एक वो जो विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज करते हैं। यानी कि स्टेट मिनिस्टर में भी कुछ बड़े दर्जे के मिनिस्टर होते हैं जिनके पास अपना डिपार्टमेंट होता है, और कुछ ही होते हैं कि जब जब उस डिपार्टमेंट की मीटिंग होनी है तो उनका वो डिपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। तो यानी कि विदाउट डिपार्टमेंट होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो चार तरह के मंत्री नहीं होते। मंत्री कितने तरह के होते हैं? तीन ही तरह के होते हैं। इस तरह के सवाल है हमें, ठीक है। तो याद रखना कितने तरह के मंत्री हैं? तीन तरह के। कौन कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। क्या फर्क होता है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के अंदर? कैबिनेट का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होंगे। नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन से मिनिस्टर्स होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। साथ में कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अगर सेंटर के कैबिनेट की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री प्लस सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर्स। अगर स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस, तब हम पीएम की जगह क्या लिख देंगे? सीएम लिख देंगे, मुख्यमंत्री। लेकिन कैबिनेट का मतलब ये है कि सरकार का प्रमुख प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे मंत्री आते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि साइज किसका बड़ा है, तो साइज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़ा होता है, जबकि कैबिनेट छोटा होता है। कैसे? इसको भी हम ऐसे देख सकते हैं कि कैबिनेट तो होती है अंदर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है? बाहर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिमंडल तो क्या होता है? अंदर, और मंत्री परिषद बच्चों कहाँ होती है? बाहर। तो सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे मंत्री होंगे वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये समझना कि कैबिनेट किसके अंदर का हिस्सा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। साइज किसका बड़ा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। क्यों? क्योंकि उसमें सारे तीनों तरह के मंत्री हैं, जबकि कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और साथ में प्रधानमंत्री शामिल होता है। इनका साइज छोटा होता है, ठीक है। लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं, और यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टोटल नंबर का 15%, कितना? टोटल का 15% लोगों को ही हम क्या बना सकते हैं? मंत्री बना सकते हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो मंत्री परिषद की संख्या ऐसे निकाली जाती है कि टोटल नंबर जितने हैं सीट है उसका 15%, 15%, और उसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होगा, प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। अलग से उसके लिए कोई सीट नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी क्या है? खुद एक तरह का मंत्री तो है, ठीक है। जबकि कैबिनेट में 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं, जो किस पे डिपेंड करते हैं? प्रधानमंत्री पे डिपेंड करते हैं कि उन्हें किस किस को कौन कौन सा डिपार्टमेंट देना है और कितने लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है। तो साइज में कौन बड़ा होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जबकि पावर ज्यादा किसके पास होती है? कैबिनेट के पास होती है।
पावर में कैबिनेट ज़्यादा है, सारे डिसीजन प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर लेते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है। बाकी वालों को तो क्या करना है, रूल फॉलो करने हैं, हाँ में हाँ मिलाना है बस। तो पावर ज़्यादा किसके पास है, कैबिनेट के पास, लेकिन साइज किसका बड़ा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपसे कंफ्यूज मत होना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या फ़र्क होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो सारे के सारे 3 तरह के मंत्री आते हैं, ठीक है, जबकि कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री हो गया अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। भाई स्टेट की बात कर दोगे तो प्रधानमंत्री की जगह कौन शामिल हो जाएगा, वहाँ सरकार कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना। तो साइज में कौन बड़ा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कितना, टोटल नंबर जो सीट होती है उसका 15%। और कैबिनेट किस पे डिपेंड करता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है कि किसको कितना मंत्री वाला पद देना है या नहीं देना है। तो देखो पूरी की पूरी गवर्नमेंट में हम कीवर्ड्स देख रहे हैं कि किस शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अलग से पूरा एक ये टॉपिक है जिसे हम पूरा पढ़ाते हैं कि आज के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट है। सीधा ये नहीं कि सीधा आर्टिकल याद कर दिए और यहीं से सवाल आ गए, इस तरह के सवाल भी आते हैं। जब इसकी PYQ सीरीज हम सॉल्व करेंगे तब वहाँ देखना इसके क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, पिछले एग्जाम से SSC में भी कैसे चीज़ें पूछी हुई हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद अगली चीज़ ये यही हो गया कैबिनेट वाली चीज़ें कि कैबिनेट किस किस से मिलकर बनी होती है भाई, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर। यानी कि कैबिनेट होता है अंदर जिसका साइज तो क्या है, छोटा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, मंत्री परिषद क्या होती है बाहर, जिसका साइज क्या होता है, बड़ा। लेकिन पावर किसके पास है बच्चों, पावर इस कैबिनेट के पास ज़्यादा है, पावर में ये है। उसके बाद एक और बात याद रखनी है नोट के कि इंडिया हैज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, भारत में प्रतिनिधि सरकार है। क्यों, क्योंकि हम सरकार नहीं चला रहे, हम सिर्फ MP और MLA को चुन रहे हैं, सरकार हमारे रिप्रेजेंटेटिव चला रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि क्या भारत में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्योंकि हमारे यहाँ संसद से पूरी की पूरी सरकार चलती है। भारत में बायकैमरल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था है, राज्यसभा और लोकसभा हमारे यहाँ सेंटर में भी है और स्टेट में MLA और MLC आते हैं, ठीक है। तो सेंटर में भी हमारे यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों में क्या है, बायकैमरल सिस्टम है। अब वो तो स्टेट पे डिपेंड करता है कि हमने कितने स्टेट में बायकैमरल सिस्टम रख रखा है, लेकिन है तो सही, ठीक है। तो बायकैमरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सारी चीजें बच्चों हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से, ठीक है। तो भारत में कैसी सरकार है बच्चों, प्रतिनिधि सरकार है। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जहां से सीधे सीधे सवाल आ रखे हैं पेपर में, तो देखो ज्यादातर जो सरकार के जो रूप होते हैं मुख्य रूप से मेन 2 तरह की सरकार होती है। कौन कौन सी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। संसदीय सरकार होती है और राष्ट्रपति सरकार होती है, ठीक है। राष्ट्रपति सरकार, रूल नहीं है ये, इसको गवर्नमेंट करना, ठीक है। क्या फर्क होता है, देखो पहली बात, ये जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, राष्ट्रपति यानी कि जहां पर सारी चीजें किसके हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में। भाई प्रेसिडेंशियल नाम से ही पता चल रहा है प्रेसिडेंट का, तो ये चीज कहाँ देखी जाती है, USA में। जबकि पार्लियामेंट्री में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ का है, ब्रिटेन में और इंडिया में, और हमने इंडिया वालों ने कहाँ से ले रखा है, ब्रिटेन से ही ले रखा है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, यहाँ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, सीधा जनता द्वारा होता है, जबकि यहाँ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। जनता द्वारा तो चुनाव होता है लेकिन जनता शामिल नहीं होती है डायरेक्टली, जनता अपने MP और MLA को भेजती है, ठीक है। टेन्योर इज फिक्स, यहाँ पर टेन्योर क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। कैसे कि USA का जो राष्ट्रपति को मैक्सिमम 10 साल तक ही कर सकता है शासन, कितने साल तक, 10 साल तक, यानी 10 साल का मतलब हो गया 2 बार ही बन सकता है वो राष्ट्रपति। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे देश में बस चुनाव जीतना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर टेन्योर इज नॉट फिक्स, कार्यकाल तय नहीं है। जब तक वो चुनाव जीत रहा है लास्ट तक, तब तक वो क्या बन सकता है, कितनी बारी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट बोल दो या हेड ऑफ द नेशन बोल दो, यानी कि सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। कौन होता है, एक ही होता है। जबकि हमारे यहाँ पर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव देखी जाती है,
हेड ऑफ द स्टेट यानी कि हेड ऑफ द नेशन तो कौन होता है बच्चों, राज्य का प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम। भले ही प्रेसिडेंट नॉमिनल हो, नाम मात्र का हो, और प्रधानमंत्री क्या होता है, रियल यानी कि वास्तविक। ठीक है, उसके बाद अगला फर्क, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। वहां की कार्यपालिका, देखो जब हमने गोले देखे थे तो हमने देखा था एग्जीक्यूटिव अलग था, लेजिस्लेचर अलग थी, जुडिशरी अलग थी यूएसए में, जबकि हमने हमारे देश में देखा तो अंदर एग्जीक्यूटिव बाहर लेजिस्लेचर। तो वहां की जो एग्जीक्यूटिव है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, व्यवस्थापिका किसके प्रति उत्तरदायी है बच्चों, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो ये अंतर है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है। कि पूछ ले कि भारत में कैसी सरकार है, तो पहली बात तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। फिर अगर फीचर्स पूछ ले कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, कौन सा एक ऑप्शन गलत है, तो ये सारे ऑप्शन है, जो नहीं कहेगा वो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर प्रेसिडेंट ही क्या होता है बच्चों, रियल हेड होता है, लेकिन हमारे यहाँ रियल हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। यहाँ पर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जबकि हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री चुना जाता है तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, पूरी की पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, कि अगर मंत्री परिषद का त्यागपत्र हो गया तो पूरी की पूरी सरकार ही खत्म है वहां पर, जबकि यहाँ ऐसी चीजें नहीं है। यहाँ क्या है, सिंगल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, कार्यपालिका या फिर व्यवस्थापिका, जबकि यहाँ पर क्या है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। और इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, राष्ट्रपति भी सरकार चला रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री भी क्या कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नो मेजॉरिटी पार्टी रूल है, बहुमत दल वाला कोई चीज नहीं है, जबकि हमारे देश में जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी आएगी उस पार्टी की सरकार बनेगी। तो हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी रूल चलता है और यूएसए में कोई मेजॉरिटी पार्टी वाला रूल नहीं चलता है। तो ये अंतर समझ में आया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं जो भारत में है और ब्रिटेन में है, जबकि प्रेसिडेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रपति वाली जो सरकार है वो कहाँ चलती है, यूएसए में चलती है। लेकिन क्या हम साथ में ये भी बोल सकते हैं कि हमारे देश में सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, अर्ध जो राष्ट्रपतीय सरकार है वो है, तो बिल्कुल है। सेमी प्रेसिडेंशियल कैसे, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, भले ही नॉमिनल है लेकिन राष्ट्रपति को हमने जगह तो दे रखी है। तो नोट करके एक और बात याद रखनी है कि भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो है, साथ में भारत में हम बोल सकते हैं एक तरह से कि सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी है, अर्ध जो राष्ट्रपति सरकार है वो भी है। तो ये बात भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीजें समझ में आई कि सवाल किस तरह से, यहाँ से सवाल पूछे हैं बच्चों आजकल पेपर में कि कौन सी सरकार की फॉर्म में भारत में कैसी सरकार है, सीधे सीधे पूछे हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें इसके फीचर्स ही हैं। तो हमारे देश में ये सारे काम होते हैं, लेकिन हमने हमारे देश में प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति को भी जगह दे रखी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारत में एक तरह से क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद देखो अगली चीज, कुछ स्टेटमेंट है हमें वो ध्यान रखने, जैसे कि एक व्यक्ति है जी ऑस्टिन, ग्रॉनविले ऑस्टिन, और उन्होंने बोला है कि जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, यानी कि क्या है, सहकारी संघवाद है। भारत का जो संघवाद है वो कैसा है, सहकारी संघवाद है। ठीक है, जबकि केसी वियर ने क्या बोला है, सीधा सीधा ये स्टेटमेंट तो बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है। केसी वियर ने बोला है कि इंडियन फेडरलिज्म इज अ क्वासी फेडरलिज्म, अर्ध संघवाद वाली सरकार है। देखो फेडरलिज्म वाली चीज कहाँ होती है, यूएसए में होती है, लेकिन अभी हमने यूएसए से कंपेयर करा तो हम बोल सकते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल। तो इसी चीजों को देखकर यहाँ पर केसी वियर ने क्या बोला कि भारत में फेडरलिज्म तो है लेकिन कैसा है, आधा है। सारी शक्तियां बटी हुई तो हैं, राष्ट्रपति के पास अपनी, प्रधानमंत्री के पास अपनी, ठीक है, सेंटर के पास अपनी, स्टेट के पास अपनी, लेकिन फिर भी सेंटर की ओर ज्यादा झुकी हुई सरकार है, केंद्र की ओर झुकी हुई सरकार है। तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली फेडरलिज्म जैसे नहीं है, पूर्णतः संघवाद जैसे नहीं है जैसे यूएसए में होता है, लेकिन कुछ चीजें तो हैं।
तो इन्होंने बोला भारत में कंप्लीटली फेडरलिज्म नहीं है लेकिन क्वासी फेडरलिज्म तो है। तो सीधा सीधा पेपर में स्टेटमेंट आता है बस कि भारत के फेडरलिज्म को क्वासी फेडरलिज्म किसने बोला है, तो केसी वियर ने बोला है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ऐसे जी ऑस्टिन का भी याद रखना है कि भारत में कैसा फेडरलिज्म है, तो इन्होंने बोला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाली लाइन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी बेस्ड फेडरल सिस्टम। क्या मतलब है उसका, भारत में फेडरल सिस्टम तो है लेकिन फिर भी सरकार किसकी तरफ ज्यादा झुकी हुई है, केंद्र की ओर ज्यादा झुकी हुई है। ऐसे ही अगर इंडिया में इमरजेंसी आती है तो सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास। यानी कि भारत में शक्तियां तो बटी हुई है, सेंटर और स्टेट अपना अपना काम कर रहे हैं अगर देश में एक नॉर्मल स्थिति है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास। यानी कि चीज़ों का क्या हो जाता है, पावर्स का क्या हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, शक्तियों का केंद्रीयकरण हो जाता है। और जहां कहीं भी शक्तियां एक हाथ में चली जाती हैं उसे बोलते हैं यूनिटरी, हिंदी में बोलते हैं एकात्मक। तो हम बोल सकते हैं भारत में कंप्लीटली यूनिटरी है। क्या हमेशा सारी शक्तियां केंद्र के पास ही होती है, नहीं। क्या हमेशा सारी शक्तियां स्टेट के पास ही होती है, नहीं। दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कर रखा है हमने यहाँ पर। ठीक है, शक्तियों को बांट रखा है 7th शेड्यूल में, वहां पर हमने शक्तियां तो बांट रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये लिस्ट बताती क्या है कि सेंटर को अपना काम करना है, स्टेट को अपना काम करना है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में यही तो चीजें हमने देखी हैं। तो सेम ऐसे ही हमें इस बात को समझना है कि मैं आपसे बोलूं कि क्या इंडिया में कंप्लीटली यूनिटरी सिस्टम है, पूर्णतः एकात्मक व्यवस्था है, तो बिल्कुल नहीं। एकात्मक का मतलब हो गया पावर्स का सेंट्रलाइजेशन हो गया, शक्तियों का केंद्रीयकरण हो गया, यानी कि सारी शक्तियां एक के ही हाथ में आ गई। तो ऐसा तो नहीं है, नहीं तो सिर्फ इंडिया में यूनियन लिस्ट ही होती, स्टेट लिस्ट क्यों होती, कंकरेंट लिस्ट क्यों होती। लेकिन क्या हमेशा उन्हीं के पास रहेगी, नहीं। तो जनरली अगर भारत में नॉर्मल कंडीशन है तो भारत क्या है, फेडरल है, भारत में संघात्मक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कंप्लीटली फेडरल है तो ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि कंप्लीटली फेडरल होता तो बिल्कुल यूएसए जैसी चीजें होती। ठीक है, तो कंप्लीटली फेडरल भी नहीं है, कंप्लीटली यूनिटरी भी नहीं है, लेकिन फेडरल सिस्टम तो है भारत में। इस तरह से आपको ऑप्शन मिले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंडियन गवर्नमेंट कैसी है, यूनिटरी है, नहीं है। फेडरल है तो बिल्कुल है फेडरल। लेकिन अगर लिखा जाए सी ऑप्शन में कि यूनिटरी बेस्ड फेडरल है, एकात्मक आधारित संघात्मक है, तो है, क्योंकि यहाँ से एक ही लाइन में दोनों कंडीशन पूरी होती है कि जब देश में बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है, सेंटर अपना काम करिए, स्टेट अपना काम करिए। जैसे ही इमरजेंसी की बात आएगी सारी की सारी शक्तियाँ किसके हाथों में हो जाएंगी, सेंटर के हाथों में हो जाएंगी। तब हम देखेंगे हमारे देश में यूनिटरी चीज़ें हो रही है, एकात्मक व्यवस्था चल रही है। तो ज़्यादा सही स्टेटमेंट क्या हो गया, यूनिटरी बेस्ड फेडरल सिस्टम, यानी कि भारतीय संघवाद क्या है बच्चों, एकात्मक आधारित संघीय प्रणाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या देखा, पूरी की पूरी गवर्नमेंट का फॉर्म देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की जो सरकार है, भारत का जो संविधान है, उसमें यूनिटी फीचर्स कौन कौन से और फेडरल फीचर्स कौन कौन से। तो आज सिर्फ यहाँ तक हमने क्या देखे कि यूनिटरी क्या होता है, फेडरल क्या होता है, शब्दों का मीनिंग देखा है, कौन कौन से फीचर्स हैं। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्मल फीचर्स कौन से, उनको भी अगर हम दो भागों में बांटे तो फेडरल फीचर्स कौन से हैं और यूनिटी फीचर्स कैसे हैं। सीधे सीधे ऑप्शन से सवाल आता है कि कौन सा एक यूनिटरी फीचर नहीं है, कौन सा एक फेडरल फीचर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रटना नहीं है, हमें चीज़ें समझनी भी है कि सवाल कैसे भी घुमा के पूछ ले, हमें सीधा आंसर कर देना है वहाँ से। तो देखो आज हमने पूरा क्या समझा, पूरी की पूरी सरकार। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो भारत के संविधान की जो विशेषताएं एकात्मक और संघात्मक, यूनिटरी और फेडरल, वो फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और हमारी PYQ सीरीज वो भी बहुत जल्दी अगली आपके नेक्स्ट टॉपिक की आ जाएगी। और जितनी भी आपकी हुई PPT मिलती है वो सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ट्रिक्स विद अतुल सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन करें। ठीक है, इसका जो लिंक है इसको ये आपको हमारी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो पूरी की पूरी सीरीज इसकी प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, इंडियन पॉलिटी की, इंडियन हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वो अलग है, PYQ की सीरीज जो शुरू हुई है उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है।
तो वहाँ भी पॉलिटी के क्वेश्चन हुए, कुछ टाइम बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएंगे। जैसे जैसे थ्योरी का पोर्शन आगे बढ़ता जाएगा आपके लिए वहाँ की भी PYQ सीरीज शुरू हो जाएगी। तो पूरी की पूरी हम आपको यूट्यूब पर पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी करवाई जाएगी। ये लास्ट टॉपिक रहता है, इसके ठीक बाद आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ये टॉपिक खत्म होगा आर्टिकल 1 से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।